कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेम डिविएशन अगर आप 45 डिग्री से कर रहे हैं और उन दोनों डिविएशन का टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो आपका रेंज सेम होगा। इसके इम्प्लीकेशन मैंने बताया कि शटल कॉक जो है आप दो डिफरेंट एंगल से मार देते हैं अगर आपको फ्लाइट डिसाइड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि शटल कॉक जो है वो जल्दी लैंड कर जाए, लेकिन पॉइंट जो है वो सेम है, यानी पाथ चेंज हो जाता है उसका लेकिन रेंज सेम रहती है। पाथ चेंज होने की वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज होता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ रेंज सेम होती है। वो शटल एक जगह पे गिरती है, लेकिन यही होता है, आप अपोनेंट की टाइमिंग को मिसमैच कराना चाहते हैं। आप ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें अपोनेंट जो है वो रिदम में खेल रहा है, आपको रिदम ब्रेक करनी है, तो सेम पॉइंट पे आपने दो शटल मारी है, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे मारा, तो उसका फायदा क्या है कि उसका रेंज चेंज नहीं हुआ है लेकिन उसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो गया और स्पीड चेंज हो गई है शटल, सिर्फ दो अलग एंगल्स पे खेलने से। फुटबॉल में अगर मैंने कहा था कि अगर आपके डिफेंडर बीच में होता है तो आप इन्हीं दो कॉम्प्लीमेंट्री को यूज करते हैं। अगर आपको अटैक बनाना है, आपको पता है कोई बीच में नहीं है, तो आप सेम रेंज की बॉल को अलग एंगल पे फेंक देते हैं, शॉर्टर एंगल पे फेंक देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कम होने की वजह से वो बॉल जल्दी पहुंच जाती है आपके फॉरवर्ड खिलाड़ी के पास। लेकिन अगर बीच में कोई डिफेंडर है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बड़ा वाला यूज करते हैं, तो वो बीच में डिफेंडर के ऊपर से जाती है लेकिन रेंज चेंज नहीं होता है। बड़े जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर यही समझ होती है कि वो बिना रेंज को चेंज किए अलग अलग एंगल्स पे बॉल को मार सकते हैं, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ये मैंने पहली सिचुएशन डिस्कस की, दैट वाज द रिलीज पॉइंट वाज द सेम एंड द लैंडिंग पॉइंट वाज द सेम। इसमें आपको तीन चार चीजें जो मैंने बताई, पहला मैंने बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट सेम रहता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी रेंज को डिसाइड कर बहुत हद तक। तीसरी चीज बताई कि 45 डिग्री पे अगर आपका प्रोजेक्शन है आइडली, तो मैथमेटिकली आपको सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट को बढ़ाना है तो आपको 45 से हायर एंगल्स पे रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री, अगर 45 से सेम अमाउंट में डिविएट करने पे उन दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है, तो आपकी रेंज अनचेंज रहेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी चेंज बट रेंज विल बी सेम। एंड लास्ट मैंने जो आपसे कहा कि इनके इम्प्लीकेशंस के बारे में भी बताया कि किस तरह गेम्स में लोग इनको यूटिलाइज करते हैं एक्चुअली। दैट वाज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन इज जब आपका पॉइंट ऑफ रिलीज ऊंचा होता है देन पॉइंट ऑफ लैंडिंग नीचे होता है। एग्जांपल है शॉर्ट पट, डिस्कस, हैमर, समटाइम डाइविंग्स एंड लॉन्ग जंप टू। लॉन्ग जंप में हमें लगता है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिविएशन है, पिट थोड़ी सी नीचे होती है और थोड़ा भी ऊपर नीचे होने से खेल शुरू हो जाता है एक्चुअली बायोमैकेनिक्स का। इसमें जो पहला चीज है, पहली चीज इसके फॉर्मूले टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के आधार पे अगर आप जाएंगे तो इसका टोटल टाइम का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है एक्चुअली। जो अश्विनी ने स्पेशली बोला कि हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अंडर रूट पता नहीं क्या 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 ब्ला 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 ब्ला। दिस इज द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम नेट। और मुझे पता है यहाँ सब खिलाड़ी बैठे हैं और दिक्कत ये नहीं है, मैं आपके आईक्यू लेवल को नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद एनी वंस आईक्यू लेवल। मुझे पता है कि ये चीज आपके काम की इतनी है नहीं, इतना बड़ा। अब आप, मुझे याद है आज तक 10th में पढ़ा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 224 फिट करिए भाई, मांग लो जाके दुकान पे बोल के फिट करिए। ये याद रख के मेरे को कोई मेडल नहीं मिल गया, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। बट इसके इम्प्लीकेशन पे बात करते हैं क्योंकि आपको बेसिक, जो जिसने पुरानी अश्विनी की क्लास की थी उसको बेसिक समझ रेंज को और टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करने के लिए आ गई है। तो इसका पहली बात कहते हैं कि इसकी पहली सिचुएशन ये है, पहला इम्प्लीकेशन ये है या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, the range will be greater if the release velocity is higher। मैंने बोला था कि हर तरह के प्रोजेक्टाइल में रिलीज वेलोसिटी बहुत प्राइम फैक्टर होता है क्योंकि दैट इज द ओनली थ्रस्ट फोर्स यू अप्लाइड इन द इनिशियल फेज। एक बार ही आप फोर्स लगा सकते हैं भैया, और वो फोर्स आप जितनी ज्यादा लगाएंगे आपको रेंज उतनी ज्यादा मिलेगी, मिलनी चाहिए, कुछ एंगल्स को छोड़ दिया जाए तो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द प्राइम फैक्टर टू अचीव मैक्सिमम रेंज। इसीलिए कहा जाता है कि इस चीज को आप सेक्रीफाइस करके बाकी चीजों को
पर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग करा रहे हैं और एथलीट का एंगल सेट करने में लगे हुए, अबे अपनी बॉडी को इस एंगल पे मत, थोड़ा और ऊपर प्रोजेक्ट करना है। अब आप उसको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी मारी जा रही है, अब उसकी स्पीड कम होने लगी। तो आप वेलोसिटी की कॉस्ट पे कभी एंगल करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है आपके रेंज को बढ़ाने या घटाने में। जेवलिन थ्रोअर का एंगल सेट करने का है उसकी आर्म स्पीड कम होने, तो आप इस कॉस्ट पे कभी जेवलिन थ्रोअर की आर्म स्पीड को नहीं सेक्रीफाइस कर सकते कि तू अपना एंगल बढ़ा, तेरे को रेंज मिलेगी। एंगल एक लेवल तक ही, सर्टेन लेवल तक ही बढ़ा सकता है, ये आगे आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन वेलोसिटी इज द प्राइम ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी इज द मेन फॉर द हायर रेंज, पहला सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, द रेंज इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ रिलीज। यहां रेंज डिपेंड करती है एंगल ऑफ रिलीज पे, और दैट इज ऑलवेज लेस देन 45 डिग्री। पहले वाले केस में क्या था कि 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिल रहा था, बट यहाँ पे कह रहा है कि आपका 45 डिग्री से हमेशा कम होगा, क्योंकि आपका रिलीज, जो रिलेटिव हाइट ऑफ रिलीज है, वो ऊपर है। आप जहां से फेंक रहे हैं लैंडिंग पॉइंट उससे नीचे है एक्चुअली। इस इक्वेशन की वजह से हमेशा 45 डिग्री लेस होता है। इसीलिए जब भी हम शॉर्टकट डिस्कस हैमर के लिए जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं भैया आइडियल 45 डिग्री के लिए मत जाओ, थोड़ा कम करो एंगल, जाओ 43 के लिए जाओ, 40 डिग्री के लिए जाओ, 45 डिग्री के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी हाइट ऊपर से, तुम जमीन से नहीं फेंक रहे हो चीजों को। इसमें एक और चीज कहता है कि ऑप्टिमम एंगल ऑफ रिलीज डिपेंडेंट ऑन द रिलीज वेलोसिटी या रिलेटिव, beside the relative height of release. Please note down, the optimum angle of release is dependent on the release velocity beside the relative height of release. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो ऑप्टिमम डिग्री, अगर इसे आपने मार दिया आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी उस सर्टेन वेलोसिटी पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव हाइट आ जा रही है, आपको रिलीज करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्टिमम एंगल जो है वो आपका फिक्स्ड नहीं है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज आप कर रहे हैं, आपने इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज की है, तो ऑप्टिमम एंगल जो होगा वो 45 की तरफ अप्रोच करने लगेगा, टुवर्ड्स 45 डिग्री जाने लगेगा। लेकिन कभी भी 45 डिग्री नहीं होगा, उससे हमेशा कम ही होगा। इसका एग्जांपल, एक बड़ा बेसिक एग्जांपल है जो मैं अभी आपको दे रहा था, कि अगर थ्रोअर जो है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे पा रहा है टाइम ऑफ रिलीज के टाइम पे, तो उससे हम कहेंगे भैया तुम अपना जो है वो 5 से 10 डिग्री कम कर लो 55 डिग्री से, अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी दे पा रहा है तो हम कहेंगे तू 41 42 पर जाएगा, तुझे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी प्राइम फैक्टर है। वेलोसिटी जैसे बढ़ने लगती है वैसे हम उसको 45 डिग्री के आसपास ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी 45 डिग्री तक नहीं ले जा सकते ड्यू टू रिलेटिव हाइट। और ये भी चीज याद रखने वाली है कि रेंज हमेशा डिपेंड करती है रिलेटिव हाइट पे। जितनी रिलेटिव हाइट ज्यादा होगी उतना आपको रेंज ज्यादा मिलेगी। यानी जितना लंबा होगा ना, शॉर्ट पटर जितना लंबा है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से आप एक शॉर्ट पट को सेम वेट के दो अलग अलग हाइट के लोगों से आपको फिकवाएंगे तो ज्यादा हाइट वाले की रेंज ज्यादा होगी। ये बात सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा 6 फुट 2 इंच के आदमी से शॉर्ट पट फेंकवाइए, और अगर आप पुश, मतलब आपके पास एक मशीन है जो आपको बताती है आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स फिक्स कर लीजिए, बेटा तू भी इतने फोर्स लगाएगा, और एक 5 फुट 10 इंच के आदमी से फेंकवाइए, सेम फोर्स से, शॉर्ट का वेट सही रखिए, रेंज अलग अलग हो जाएगी। ये बात वो कह रहा है कि अगर रिलेटिव हाइट जाता है तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है कि ये आपको याद है जो फर्स्ट सिचुएशन में मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां ये चीज काम नहीं करती। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगल ऑफ रिलीज जो है आप ऑप्टिमम रखें, सेम अमाउंट में चेंज कर लें, या मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ रिलीज जो है वो टुवर्ड्स ऑप्टिमम रखें या अवे ऑप्टिमम रखें, सेम उसमें डिविएशन करे तो जरूरी नहीं है आपका रेंज सेम मिले। आप इसका एग्जांपल कैसे है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने लॉन्ग जंप में 5% अपनी बढ़ा दी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है,
ठीक 5% इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दी तो हो सकता है आपको 15-20% जंप एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन वही 5% आप एंगल बढ़ा दें तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको दो, हो नहीं सकता, होगा, हो सकता है कि आप 5% जब ये एंगल ऑफ रिलीज बढ़ाएं तो आपको 4 सेंटीमीटर का फायदा हो रहा है। इसी तरह आप हाइट ऑफ रिलीज को अगर 5% बढ़ा रहे हैं तो आपको 16 सेंटीमीटर का फायदा हो रहा है जंप। यानी ये चीजें सेम नहीं है। यहाँ वहां डिविएशन अगर सेम हो रहा था तो आपको रिजल्ट सेम मिल रहा था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप एंगल ऑफ वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं 5% तो जरूरी नहीं है कि उतना ही आप 5% बढ़ाते रिलेटिव हाइट को, 5% एंगल ऑफ रिलीज को, तो इन तीनों ही सिचुएशन में आपको रेंज अलग अलग मिलेगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात पे आ रहा है कि जैसे रेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने पहले ही बोला था पहली वाली सिचुएशन में कि रेंज ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपको डिसाइड कर रेंज, तो आप कभी भी इस कॉस्ट पे इसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि आपको एंगल ऑफ रिलीज या घटाना है। आपने 5% रिलीज वेलोसिटी बढ़ा दी, आपका 50 सेंटीमीटर का फायदा हो रहा है, लेकिन आप एंगल ऑफ रिलीज अगर आप 5% बढ़ाने घटाने जाएंगे तो आपको फायदा बहुत कम हो रहा है, लेकिन क्या उससे आपकी वेलोसिटी एंगल ऑफ जो रिलेटिव हाइट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपका रिलेटिव हाइट बढ़ रहा है तो इस सिचुएशन में कहीं आपकी वेलोसिटी तो नहीं मारी जा रही, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर बहुत हाई है। वेलोसिटी 5% बढ़ने पे या घटने पे आपका रेंज एक बड़े अमाउंट में बढ़ घट रहा है, जबकि एंगल 5% या रिलेटिव हाइट 5% बढ़ने घटने से आपके रेंज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ऐसा तो नहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोग? रोहित? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड। पहले मैंने सेकंड सिचुएशन में आपको 3-4 चीजें बताई। पहली बताई द वेलोसिटी इज द प्राइम फैक्टर फॉर द रेंज। दूसरी चीज बताई कि आपका एंगल ऑफ रिलीज हमेशा 45 डिग्री से कम होगा। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी ये 45 डिग्री के करीब जाएगा, लेकिन कभी भी आइडियली 45 डिग्री नहीं होगा। रिलेटिव हाइट बढ़ेगी तो आपका रेंज बढ़ेगा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर आप सेम अमाउंट में सेम डेविएशन करें इनिशियल वेलोसिटी में, बढ़ाएं या घटाएं एंगल ऑफ रिलीज में और रिलेटिव हाइट में, तो आपकी रेंज अलग अलग होगी, तीनों सिचुएशन में सेम नहीं होगी। इसलिए ट्रेनिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप किस फैक्टर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस कॉस्ट पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक। अब थर्ड सिचुएशन पे आते हैं जिसमें जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग होता है वो हायर होता है पॉइंट ऑफ रिलीज से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बास्केटबॉल। और स्पोर्ट्स में ये सिचुएशन बहुत रेयर है, और शूटिंग बास्केटबॉल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा कोई एग्जांपल देना चाहता है? कोई एग्जांपल अगर एक और दे दे मजा आ जाए, जिसमें लैंडिंग जो होती है वो हायर रहती है लेवल ऑफ टेक ऑफ से। नहीं बेटा नहीं बेटा। सर हाई जंप में हो सकता है। हाँ डेफिनेटली हाई जंप ही है, बहुत रेयर सिचुएशन है इसमें। अब इसमें क्या है कि इसमें इसकी बहुत बेसिक है कुछ, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हम पढ़ रहे थे कैसे हम रेंज बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है घट रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बढ़ घट रहा है। लेकिन ये वाला जो इम्प्लीकेशन है ये ज्यादा वर्क करता है एक्यूरेसी के ऊपर, मार्जिन ऑफ एरर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये ज्यादा डिपेंड करती है। तो एग्जांपल लेते हैं कि बास्केटबॉल में ज्यादा आपको स्कोरिंग तब होती है जब आप ज्यादा बास्केट करते हैं, वहां एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। अब देखिए इसका पहला इंप्लीकेशन कहता है कि जब भी आपका एंगल ऑफ रिलीज जो होगा हायर होगा, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और जब भी आप क्लोज टू 90 डिग्री जाएंगे, यानी जो एंट्री एंगल है आपका 90 डिग्री पे ही कोई चीज घुस रही है बास्केट में भाई लगभग, तो जो आपका एंगल ऑफ एंट्री के आप जितने करीब जाएंगे आपका मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब सवाल आता है मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? सुनने में ये बड़ा उल्टा लगता है, मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ जाएगी? आई एम नॉट सेइंग एरर बढ़ेगा, आई एम सेइंग मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाएगा। मार्जिन ऑफ एरर क्या चीज होती है? ये एक रेंज होती है जो आपको जो एरर्स को अलाउ करती है, एरर के साथ भी एक्यूरेसी को एक्चुअली अलाउ करती है। अगर लेहमन भाषा में बोला जाए, भाषा में कहा जाए कि मार्जिन ऑफ एरर इज द रेंज which allow you to deviate from certain accuracy but the result will be not deviated.
बास्केटबॉल में अगर आप एंगल ऑफ एंट्री 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉल हो सकता है 2-3 बार बाउंस करे, इधर उधर लड़े तो भी बास्केट में ही जाए। ये मार्जिन ऑफ एरर है, बढ़ जाता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है कि मार्जिन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर द स्मॉल डिविएशन और एरर इज मोर। आप थोड़ा बहुत डिविएशन करके भी सेम रिजल्ट ले सकते हैं, आपका कंपनसेटरी एलिमेंट बढ़ जाता है। ठीक, बास्केटबॉल में लोग कहते हैं, बेसिक जब सिखाते हैं ना तो हमेशा कहते हैं कि यार अपनी शूट की हाइट दे, यार हाइट बढ़ा, शूटिंग की हाइट बढ़ा, थोड़ा सा उसको हाइट दे, और फ्लैट मार रहा है तो फ्लैट में क्या होता है, अगर आपका गलत हुआ फट से बाहर आता है। लेकिन 90 डिग्री में 2-3 फायदे होते हैं, या तो बास्केट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या एटलीस्ट आपको रिबाउंड पकड़ने में आसानी है, यू कैन जज द रिबाउंड ऑल्सो। सेकेंड सिचुएशन कहती है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बास्केट इंक्रीजेस, मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीजेस। अब बताओ, मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज होगा तो एक्यूरेसी क्या बढ़ेगी या घटेगी? अगर मार्जिन ऑफ एरर जो है वो घट रहा है तो एक्यूरेसी बढ़ेगी या घटेगी? टेल मी। सर एक्यूरेसी घटेगी सर। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप अपने टारगेट से दूर जाते हैं, मार्जिन ऑफ एरर घटता जाता है, इससे एक्यूरेसी कम होती है। एग्जांपल फिर मैं बास्केटबॉल का दूंगा कि आप जितना ज्यादा दूर से बास्केट करते हैं उतना ज्यादा जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए 3 पॉइंटर ज्यादा रिस्की होता है। इसीलिए अच्छा कोच हमेशा 3 पॉइंटर तभी उठाने के लिए कहता है जब करो मरो की सिचुएशन, नहीं तो हमेशा बोलता है ड्राइव करो, अंदर जाओ, शूटिंग करो, जितना क्लोज से मारेंगे उतना ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस रहेंगे। हाई जंप में भी आपका हमेशा बोलता है, अच्छा कोच हमेशा बोलता है, अबे इम्पैक्ट जो फुट है, जो पैर मार रहा है, साले कितनी दूर मार रहा है, अभी 2 फुट और आगे आ सकता है, क्योंकि जितनी दूर से मारेगा उतनी बॉडी पार्ट्स टकराने के चांस रहेंगे, जितना क्लोज से मारेगा उतना 90 डिग्री एंगल को अचीव कर पाएगा, उतना मार्जिन ऑफ एरर उसके पास ज्यादा रहेगा, उतने उसके फाउल्स कम होने के चांसेस। तीसरी चीज है कि एज द हाइट ऑफ रिलीज इंक्रीजेस, मार्जिन ऑफ एरर इंक्रीजेस, हेंस एक्यूरेसी इंक्रीजेस। इसका मुझे एग्जांपल मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं है, जितना लंबा खिलाड़ी होगा उतनी ज्यादा उसका रिलीज एंगल हाई होगा, और सेकेंड सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि उतनी ज्यादा उसकी रेंज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि लंबा खिलाड़ी है तो वो शूटिंग बेटर करता है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर जो है उसका इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइट। किस फॉर्मूले से? ये जो लंबा सा एक फॉर्मूला है ना, R = V स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट V साइन स्क्वायर थीटा का होल, ऐसे करके एक लंबा सा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग है ये सारी चीज। बट बेटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि एक प्रोजेक्टाइल की 3 सिचुएशन है, जिसमें सेम पॉइंट वाला है, एक में 1 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट ऊपर, और एक में 1 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट नीचे। ये 3 बेसिक इंप्लीकेशन है, और इनके अगर जाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो पहला वाला कुछ बातें कहता है कि टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है प्राइम फैक्टर है। उसके बाद पहला सिचुएशन कहता है कि डिविएशन 45 डिग्री इज द मैक्सिमम रेंज। डिविएशन अगर सेम अमाउंट में और उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल 90 डिग्री है तो रेंज विल बी अनचेंज्ड। ये कुछ चीजें। सेकंड सिचुएशन में आते हैं तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, लेस देन 45 डिग्री हो जाता है, रिलेटिव हाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रेंज के लिए। वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो हम 45 डिग्री के करीब जा सकते हैं, लेकिन कभी भी 45 डिग्री नहीं जा सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात निकल के आती है कि अगर हम सेम अमाउंट में रिलेटिव वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, एंगल्स को और रिलेटिव हाइट को बढ़ाएं या घटाएं तो जरूरी नहीं है कि रेंज भी सेम अमाउंट में बढ़े या घटे। तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट ड्यूरिंग योर कोचिंग, आइदर यू आर वॉलीबॉल प्लेयर और आइदर यू आर बास्केटबॉल प्लेयर। आप किसी प्लेयर को अगर जहां पे प्रोजेक्टाइल के माध्यम से उसका परफॉर्मेंस निर्धारित हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ट्रेनिंग कराते समय, अब सर्विस आप सिखा रहे हैं वॉलीबॉल, तो आपको इम्पैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड चाहिए, रेंज चाहिए, स्पीड चाहिए, लेकिन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉलीबॉल में, क्योंकि वहां रेंज फिक्स्ड है। भाई आपने 9 मीटर की सर्विस एक सर्टेन हाइट पे मार दी तो बॉल को पार ही होना है, लेकिन क्या वो 18 मीटर के बाहर जा रही है? एक सेम फोर्स से आप 2-3 एंगल पे अगर बॉल को मार दीजिए, एक बॉल अंदर टिप करेगी, एक बॉल लाइन पे गिरेगी और एक बॉल बाहर भी चली जाएगी।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओवरऑल प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें कि आप एंगल किस एंगल पे काम कर रहे हैं। कई बार आप एंगल नहीं कर पाते हैं काम, भाई एथलीट नहीं समझ रहा है एंगल, अभी किस एंगल पे मारना है, कुछ पता नहीं क्या कहता है, हमारी समझ ही में नहीं आ रहा है, कहता है रिस्ट ज्यादा नीचे करो ऊपर करो। तो समझदार कोच कहता है बेटा 5 फीट पीछे आ जा, 5-7 फीट पीछे से मार सर्विस, अगर वो बाहर मार रहा है कंटिन्यूस। अब आप फोर्स नहीं कर सकते तो आपने 9 मीटर की जगह उसको 10.5 मीटर का टारगेट दे दिया, अपने आप जो 1.5 मीटर सर्विस बाहर जा रही थी वो अंदर आ गई। तो ये यू शुड बी स्मार्ट। आप लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, आपने देख लिया कि आपको पता है कि अगर ये अपनी एंगल ऑफ रिलीज जो बॉडी का है इसको थोड़ा बढ़ाएगा तो इसको रेंज ज्यादा मिलेगी, लेकिन आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि एंगल ऑफ रिलीज अगर वो 4 डिग्री बढ़ाता है तो उसको 10 सेंटीमीटर का फायदा होता है, लेकिन ये 4 डिग्री बढ़ाने के चक्कर में जो उसकी स्पीड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड कम हो रही है, जिससे 25 सेंटीमीटर वो पीछे आ रहा है और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस -5 में ही जा रही है। तो ये आपकी बुद्धि हमेशा काम करनी चाहिए कि आप किस कॉस्ट पे किस चीज को करेक्ट कर रहे हैं। आप बास्केटबॉल प्लेयर अगर बहुत लंबा है तो आप उसको नहीं कहेंगे कि अपना हाइट बहुत ज्यादा रखो, उसको रिलेटिव हाइट का एग्जांपल है। इसीलिए बास्केटबॉल प्लेयर अगर थोड़ा फ्लैट भी मारते हैं तो उनका कन्वर्जन रेट हाई रहता है छोटे प्लेयर्स, क्योंकि किस जगह से बॉल रिलीज हो रही है ये उसको मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा दे रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबकी अपनी लिमिटेशन है, बॉडी लिमिटेशन। भैया हर आदमी घोड़ा नहीं बन सकता और हर घोड़ा जो है सबसे तेज नहीं भाग सकता, कई जगहों पे गधों की ही जरूरत होती है। तो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि आप जब ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं तो आप किसके साथ ट्रेंड कर रहे हैं, क्या वो ट्रेंड है, उसका एडेप्टेशन लेवल क्या है। आप गए केवीएस में, मैं हूं, मैं पहले दिन कैंप लेने गया और मैंने देखा है ये करते हुए लोगों को, मतलब वो पूरा ट्रेनिंग और बायोमैकेनिक्स घुसा दिया उस लौंडे के हाथ में जिसने अभी पहला नेशनल कैंप करता है, वो भी केवीएस का। अबे तेरा ये गड़बड़ है, तेरा वो गड़बड़ है, तेरा ये सही नहीं है, तेरा वो। एथलीट सोचता है कि आज तक जो मैंने ट्रेनिंग की सब गलती और वो भी ऐसा कैंप जिसके 10 दिन बाद उसका मेन कॉम्पिटिशन है। नहीं, और उसका 7 दिन का है, 7 दिन का ड्यूरेशन है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 7 दिन में किसी तरह का फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आता है बॉडी में। उस कैंप में आप उसको एलाइट एथलीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी वो चीज। तो ये समझ की बात है कि अगर आप 7 दिन के लिए कैंप पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जाइए, आप एथलीट का लेवल चेक कर लीजिए और आप ये कोशिश करिए कि उस 7 दिन के कैंप में उसका लेवल नीचे ना आए और वो साइकोलॉजिकली बूस्ट अप रहे, कंपटीशन से पहले कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ जाए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन आप 2 से 3 प्रैक्टिस करा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कराएंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैंने एसजीएफआई का हॉकी का कैंप देखा है। मैं कैंप ले रहा था किसी और गेम का और मेरा एक भाई कैंप ले रहा था और वो मतलब मैंने देखा कि उसने 1 घंटे में 6 पेनाल्टी कॉर्नर के वेरिएशन सिखा करा दिए और सबकी प्रैक्टिस भी चल रही है। लेकिन मैं बताऊं, मैच के दौरान वो एक भी वेरिएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर में एक्यूरेसी हमेशा डिक्रीज होती है और हमेशा अनफोर्स्ड एरर होने लगते हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि भाई आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो क्या आप चीजें करा रहे हैं। भैया हम 7 दिन दूंगा तो केवल 2 ही वेरिएशन प्रैक्टिस कराऊंगा और वो भी दूसरा वेरिएशन ही पहले वाले का मॉडिफाइड वर्जन होगा, कोई 2 नई वेरिएशन कभी प्रैक्टिस नहीं कराने जाऊंगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर बायोमैकेनिक्स का ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। प्रोजेक्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि ये प्रोजेक्ट, और आपको ये समझना है कि यहाँ प्राइम फैक्टर क्या है। जैसे मैंने बोला कि अगर वॉलीबॉल सर्विस की बात किया जाए तो यहाँ रेंज फिक्स्ड है, आप रेंज पे बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको एंगल्स पे काम करने की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी पे काम करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा पावर से अगर सही एंगल पे मार दे बॉल बिल्कुल सर्विस लाइन के बगल में गिर सकती है। यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। एज अ लॉन्ग जंपर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, रेंज के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटीज एंड शॉर्ट पटर के लिए, डिस्कस थ्रोअर के लिए कई बार रिलेटिव हाइट के साथ एंगल ऑफ रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही ध्यान रखना है कि एट व्हाट कॉस्ट you are sacrificing the initial velocity or not. If you are not sacrificing it then you are doing a good job. हैंडबॉल की मैंने शुरू में बात की थी, हैंडबॉल में के पास एक ताकत होती है कि गोलकीपर जो है वो डायरेक्ट बॉल पकड़ के सीधा गोल में मार सकता है, एंड दैट विल बी। लेकिन मैं अगर कैंप लेने जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे का रेंज ही नहीं है उतना, हाइट बढ़ाऊंगा नहीं, मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं क्या बढ़ाऊंगा, मैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। सबसे पहले भाई आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी
सबसे बेसिक काम करने वाली चीज है इनिशियल वेलोसिटी, जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के माध्यम से बढ़ती है। तो दैट इज द प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई अश्विनी? यस सर, परफेक्ट। परफेक्ट नथिंग इज परफेक्ट माय ब्रो, परफेक्ट है नथिंग सर, इज। करंट सिचुएशन के हिसाब से। बाकी एक चीज और है कि इसमें प्रोजेक्टाइल के बाद 2-3 चीजें आती हैं, क्योंकि बाकी चीजें अश्विनी ने बहुत क्लियरली कवर की है, मैंने देखा है। इसमें एक चीज बचती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो भी अश्विनी ने एक्चुअली कवर किया है, लेकिन उसको हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। और कपल, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो अनटच्ड है मेरे ख्याल से पूरी तरह से, अभी बहुत ज्यादा इन पे काम बढ़ा नहीं है हम लोगों ने। बाकी सारे टॉपिक्स हमने चर्चा की थी, तो इसको कंटिन्यू करना है। आपको अभी कुछ पूछना है तो आप, हाँ, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हम और पूछ अश्विनी सकते हैं। कोलैबोरेटरी इसको, हाँ, तो फिर हम लोग फर्दर उस पे पढ़ते हैं। कोई क्वेरी है रोहित या किसी की भी? नहीं सर, अभी ठीक है सर। समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है प्रोजेक्टाइल को? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। अब तलवार रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, तलवार चलाने आना चाहिए। सबके घर में बंदूक होगी राजस्थान में, लेकिन कब और कहाँ चलानी है ये समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हैविंग गन इज नॉट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब नहीं चलानी है। कब नहीं चलानी। दैट पता है, मैंने पढ़ा, अभी मेरे पास ई बुक्स आई हैं, मैं शेयर करूंगा। अभी मुझे लगता है आप लोग पकड़ेंगे या पता नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कमाल की आई हैं। कल मेरी बात हुई थी, दोस्त है मेरा, जर्मन दोस्त है, जो मतलब फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है। तो कल मैं उससे पूछ रहा था कि भाई किताब कैसे पढ़ते हैं, तू कैसे किताब पढ़ता है, एक सिंगल किताब कैसे पढ़ता है। मैंने कल ही सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम कैसे किताब पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अपना सिलेबस उठाते हैं और उसमें से जो पॉइंट हिटिंग है वो पढ़ ले, बाकी उस किताब को छोड़ देते हैं। पता नहीं पागल ने लिखा क्यों है, तो वो तो पागल ही होगा जिसने लिखा है सिलेबस के बाहर की चीजें। दूसरा, फिर मैंने क्या डेवलप किया, मैंने अपने टाइम में ये डेवलप किया कि यार जो सिलेबस में वो भी पढ़ना है, जो नहीं है वो सारा ही पढ़ना है किताब का, क्योंकि वो कोर कॉन्सेप्ट वही देगा, क्योंकि वो चीजें भी रिलेटिव ही है। जितना चीजें समझूंगा उतना ज्यादा वो concept समझ में आएगा। लेकिन कल एक कंसेप्ट उसने जो बताया, बोला कि वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा था, फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गया था, ऑस्ट्रेलिया के में था वो, अभी जर्मनी में किसी टीम के साथ है, टेबल टेनिस की टीम के साथ। जब वो ऑस्ट्रेलिया में था वो फेल हो गया था। उसने मुझे एक चीज बताई, बोला कि मेरा जो टीचर था उसने बुला के किताब दी और बोला इसको पढ़ ले। मैं पढ़ के आ गया, तो बोला कि 15-20 दिन बाद मैं आया, मैंने कहा सर मैंने पढ़ लिया। बोले क्या पढ़ा? मैंने बोले किताब पढ़ा। बोले अब इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करो इस किताब। तो बोला सर ये क्या होता है? बोले कि एक काम करो, इस किताब में हर चैप्टर के बाद कुछ रिव्यूज दिए और किताब के अंत में भी कुछ रिव्यूज दिए होंगे, कुछ आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च वर्क को रेफर किया होगा, उनको पढ़ो। तो बोला ठीक है सर। अब उसको इस काम में लगभग 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद जब वो फिर आया तो उसने बोला कि कुछ समझ में आया? बोला हाँ सर काफी चीजें समझ में आई। बोले अब ऐसी 3 किताबें पढ़ो और इसी तरह पढ़ो। बोला सर तो अल्टीमेटली इसका निचोड़ क्या था? इसका निचोड़ ये है ना कि जो किताबें बन भी रही है ना, वो कुछ रिसर्च वर्क पे बन रही है, ऐसे हवा में नहीं बन रही अच्छी किताबें जो। तो आप सिर्फ किताब मत पढ़िए, उसका रेफरेंस भी पढ़िए, और जब रेफरेंस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि फील्ड में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एक दिन में समझ में आ जाएगी कि मसल कैसे फैलती है और कैसे सिकुड़ती है। आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 4 दिन में समझ में आ जाएगी, कैसे टी ट्यूब्यूल से आ रही हैं चीजें और कैसे सिकुड़ रहा है, कैसे कैसे सेक्रोमेयर गायब हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट आया कहाँ से और किस तरह की रिसर्च से आया, ये पता लगेगा कि आपके फील्ड में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब कल उसने मुझे बताया तो मुझे ये लगा कि मैंने जितनी किताबें पढ़ी सब नाश हो गई हैं, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, विद रेफरेंस पढ़नी पड़ेगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पढ़ना कैसे है, ये भी वहाँ एक अलग कल्चर है पढ़ने का। अब जो मैं आपको बता पाया प्रोजेक्टाइल के बारे में अपनी समझ, ये एक्चुअली मैंने रेफरेंसेस पढ़े हैं तो मुझे समझ में आया। मैंने एक प्रोजेक्टाइल की जो किताब पढ़ी उसमें 4-5 रेफरेंस थे, मैंने कल वो आर्टिकल पढ़े। जब आर्टिकल पढ़े तो वो एक्चुअली रिसर्च किस काम पे हुई थी, एक आदमी था जो लॉन्ग जंपर्स पे काम कर रहा था और वो लगातार एंगल्स के साथ खेल रहा था और फिर उसके पास क्योंकि कोई मशीन नहीं थी, फिर उसने एक इक्विपमेंट परचेज किया जिसको उसने थाई पे सेट किया, जिससे उसको ये समझ में आया कि इनकी वेलोसिटी
क्या है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी। और उसने तब देखा कि जैसे ही मैं एंगल मैनिपुलेट करता हूँ वेलोसिटी कहीं ज्यादा परसेंट में कम हो जाता है, और उसको ये समझाया कि यार वेलोसिटी कम हो रही, इस वजह से रेंज नहीं बढ़ पा रही। तो अभी मेरे को ये एंगल पे काम नहीं करना है, मेरे को ये समझाना है कि वेलोसिटी प्राइम फैक्टर। तो ये समझ तभी आएगी जब आप रिलेटिव आर्टिकल्स पढ़ो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। और अभी मत पढ़ना, बीपीएड में पढ़ोगे तो लोग कहेंगे पागल है। कोई एक सब्जेक्ट का पढ़ना, कोई एक बुक स्टेप समझ वाइज लेना, ही कोई चलना। एक स्पेशलाइजेशन, बस वो अपनी जो मैंने कहा ना पहले दिन की मोहब्बत जिस सब्जेक्ट से हो जाए उसको इस तरह पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ना, उठाना किताब और सिलेबस पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा। Now moving to couple. What is couple? कुछ लोग मुस्कुरा रहे कपल सुन के। कपल सर जहाँ सर दो लोग सर तो साथ में उसको बोल सकते हैं सर। दो लोग साथ में हैं, लेकिन साथ होने की वजह क्या है? That is the most important thing I think. कपल होना is not important. कि हाथ पे बैठने वाला हर जोड़ा कपल नहीं होता। जोड़ा भी हो सकता है सर। हाँ बस कपल क्या है, आप 80 घाट पे जाके रोज बैठ रहे हैं, 10 लोगों को देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वहाँ कपल्स ही बैठे, हो सकता है वो अलग अलग पर्पज से बैठे हो। किसी को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो, किसी का कुछ नोट्स का आदान प्रदान हो, कुछ लोगों का ऐसा हो कि भैया ये पैसे वाला है तो चाउमीन वाउमीन खिला ही देगा मेरे को। किसी को तो फाइल अलग-अलग असाइनमेंट पर्पस हो फाइल लिखवाने के लिए। लेकिन व्हाट इज कपल? कपल होता है, समझ लो, परफेक्ट जोड़ी जिसको कहते हैं, क्योंकि कोर काम करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कोर? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। हमेशा याद रखना, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पैरेलल होता है, कभी भी ये एक सिंगल लाइन ऑफ एक्शन में काम नहीं करते। ऐसा होगा तो ये काउंटर फोर्स हो जाएंगे, कपल नहीं बन पाएंगे। कपल के लिए जरूरी है और कि ये इक्वल हो, अपोजिट हो और हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही बॉडी पे काम करें। दो अलग अलग बॉडी पे काम करेंगे, पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, तो वो कभी नहीं होंगे। When two forces acting on a same body with same magnitude, which are parallel to each other, they are called couple. और क्योंकि ये इस तरह का नेचर है, ये इफेक्ट कौन सा पैदा करेंगे? कपल क्या इफेक्ट पैदा करेगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पे फिक्स है और आप सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये किस तरह का इफेक्ट पैदा करेंगे? अच्छा, ये दोनों फोर्सेस क्या है? इसेंट्रिक फोर्सेस हैं या फ्रिक्शन पैरेलल होते भी स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं ना, तो भाई लीनियर मोशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दो अलग फोर्स एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए वो एंगुलर मोशन भी या रोटेशन भी पैदा करेंगे। और हमेशा जो है वो रोटेशन जो पैदा करेंगे वो क्लॉकवाइज ही होगा। इस चीज को जरा एनालाइज करो, कैसे, खुद एनालाइज करो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर कि जो ये क्लॉक वाइज सर फोर्स लग रहा है, ये क्लॉकवाइज होगा। मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है क्लॉकवाइज ही होगा। ये सही है सर? ये सही सर, सही सर, अगर देखा जाए सर पूरा तो सही नहीं है सर ऐसा। जो है क्लियर बोलो, मैनिपुलेट मत करो। क्योंकि सर इसमें सर लाइनर मोशन भी हो सकता है सर, फोर्स लग सकता है सर वो भी कपल हो सकता है। बैकवर्ड लग रहा है या फॉरवर्ड लग रहा है? ठीक है, यस सर। ये मतलब लेकिन ऑपोजिट है एक दूसरे के। फिर ध्यान देना, फिर कंफ्यूज कर रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं भयंकर कंफ्यूज कर रहा हूँ कि भाई दोनों जो है इक्वल है और ऑपोजिट है, तो एक जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, एक डाउनवर्ड लगेगा, या तो फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं या ऐसा नहीं कोई ज्यादा लग रही कोई कम लग रही है?
अब सेम है, चलो थोड़ा और खोल के बताता हूँ। मान लो एक बार है, फिक्स्ड है, एक फोर्स लग रहा है, लीनियर मोशन जो वो पैदा कर रहा है वो फॉरवर्ड पैदा कर रहा है। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूं इस तरह से कि जो F1 फोर्स है वो रोटेशन क्लॉकवाइज पैदा कर रहा है और लीनियर मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पैदा कर रहा है। ध्यान से चीज को कि लीनियर मोशन जो है वो फॉरवर्ड लग रहा है और रोटेशन क्लॉकवाइज पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, दूसरे वाले में F2 जो फोर्स है वो लीनियर की जगह बैकवर्ड मोशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है और जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज ही हो रहा है। अब इसको एनालाइज करो थोड़ा। अब देखना, मेरा ऑब्जेक्ट ये बार है, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया है। पहले मैं बोल रहा हूं कि भैया मैंने इस पे जो लीनियर मोशन हो रहा है वो फॉर बैकवर्ड हो रहा है। ठीक, ये बैकवर्ड हो रहा है, ठीक, ये बैकवर्ड हो रहा है, लीनियर मोशन नीचे की तरफ। ठीक, ये लीनियर मोशन हो रहा है और लीनियर मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक, अब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक, अब दूसरा सिचुएशन में सेम है, फोर्स लग रहा है, जो मोशन वो बता रहा है वो बैकवर्ड मोशन हो रहा है, फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, फॉरवर्ड मोशन हो रहा है तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। कंफ्यूज हो पूरी तरह से, इतना आसानी से नहीं छोड़। थोड़ा अलग फील हो रहा है सर, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है क्या सर? नहीं लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, लेकिन इन दोनों की काउंटर फोर्सेस खुद ही एक दूसरे पे काम कर रहे हैं। ये एक दूसरे की काउंटर फोर्सेस नहीं है, क्योंकि इनका एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है इनका। सर ने बोला था टॉर्क पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा था क्या? तो खोपड़ी घुमा रहा हूँ, उन्होंने टॉर्क नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े हैं सर। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं कपल को इस तरह से समझ करता हूँ, तो टॉर्क पढ़ना तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। मैं ओपन एंडेड छोड़ूंगा, लेकिन ये समझ लो कि भाई दोनों लीनियर मोशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बचता क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से क्लॉकवाइज ही वो चीज घूम रही है, तो बचता क्या है, एंगुलर मोशन इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज, नथिंग एल्स। लीनियर मोशन वाज अपोजिट, दैट दे वर, वो हट गई, तो एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड है इक्वल मैग्नीट्यूड में, इसलिए वो जीरो हो गई। बट एंगुलर मोशन दोनों ही कंडीशन में क्लॉकवाइज था,